सभी किसान भाई को मेरा सादर प्रणाम एवं नमस्कार। और मैं खूबसूरत केदार घाटी जामू से बोल रही हूँ और मेरा नाम है श्रीमती वीना राणा, ग्राम सभा जामू, पोस्ट ऑफिस फटा, जिला रुद्रप्रयाग, विकास खंड हमारा उखीमठ। सर, सबसे पहले मेरा समूह तो पंच केदार के नाम से प्रसिद्ध है और समूह का नाम है मेरा नवजागृत संघर्ष मंडल, ग्राम सभा जामू। और मेरे समूह में महिलाएं पहले तो 10 थी सर, उसके बाद 10 के बाद 15, 15 के 20, 15 के बाद 20, 20 के बाद 25, 25 के बाद 30 और मेरे पास महिलाएं जुड़ी हैं 50 महिलाएं जुड़ी है कि जो कि खेती करने में हम इच्छुक है। और हमें डॉक्टर संजय संचान साहब जी का बहुत बहुत धन्यवाद एवं हम उनके आभारी हमेशा रहेंगे। साथ उन लोगों ने हमें केबीसी के माध्यम से हमें सारा बीज वहाँ वितरण करती है, हमारे गांव में आके, हमारे गांव में खुद आके ट्रेनिंग देते हैं, हमें बीज लाकर जाते हैं, गाड़ी में बीज लाते हैं, खूब सामान लाते हैं, सारा मेरी समूह को महिलाओं को वितरण भी करते हैं। और मुझे भी जैसे खेती के बारे में, जैसे हमारे घर में कोई महिलाएं कोई ऐसे राजमा जैसे बोती हैं, कोई आलू लगाती हैं, कोई साग सब्जी पर उत्पादन करती है, साग बागवानी पर उत्पादन करती है। तो गांव की महिलाएं तो ज्यादातर सर हम जानते भी नहीं थे कि बीज किस माध्यम से आता है, किस माध्यम से बोना है। केबी के साथ ने सारा बता रखा है हमें कि इस तरीके से बीज आप खेती में बोए। सर, डॉक्टर संचान सर हमारे घर आते हैं और महिला को ट्रेनिंग देते हैं, खुद हमारे गांव में आकर, हमारे घर में आकर और महिला को ट्रेनिंग देते हैं वो सर जी। तो बहुत अच्छे ढंग से, जैसे बच्चे को छोटे में नहीं पढ़ाते हैं ABCD, वैसे ही हम महिलाओं को वो पढ़ाते हैं बहुत अच्छे ढंग से। जैसे खेती में आलू हो गए, हम महिलाएं क्या करती थी, जैसे आलू में छेद है तो छेद ही लगा देती थे, काट के छेद लगा। लेकिन जब से सर जी का केबी से सर जी हमारे घर में ट्रेनिंग देने आते हैं तो उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से हम आलू के सवाल में बताया कि ऐसे ऐसे लगाते करो, तो बहुत अच्छे उत्पादन हुई है हमारी। सर, खेती पर बात करती हूँ मैं, तो खेती तो हम तो जैसे जून के महीने में बोते हैं मंडवे को, और जून के महीने में मंडवे बोते हैं। उसके बाद जुलाई में हम उसमें माया ऐसे खींचते हैं, एक महिला आगे से सपोर्ट करती है, दूसरी महिला पीछे से लगाती है। हम गढ़वाल में सभी उत्तराखंड में सभी बहनें ऐसे करती हैं। तो उसके बाद जुलाई में हम उसके गुड़ाई निराई करते हैं, तो वो अक्टूबर नवंबर में मंडवा हो जाता है। मंडवा हो डालियां आ जाती है, उसको निकालते हैं हम द्रांत के सहारे से और कंडी में रखते हैं, ऐसे कंडी में डालते हैं उसको और घर लाकर हम एक जगह में रखते हैं उसको पानी में डालते हैं हम 6-7 दिन तक हम उसमें पानी डालते रहते हैं, सुबह शाम 2-3 बाल्टी हम उसमें। और उसके बाद 1 हफ्ते बाद हम उसको धूप में सुखाते हैं बहुत अच्छे ढंग से, ऐसे निकाल के बहुत अच्छे ढंग से सुखाते हैं धूप में हम उसको। उसके बाद हम डंडे के सारे ऐसे कूटते हैं, मारते हैं, जैसे डंडा है ऐसे कूटते हैं हम उसको। उसके बाद उसका बीज निकलता है सारा, एक मटर है धान के, जिसके उसके दाने अलग और उनके छिकल ऐसे निकाल करके उसको छिकल लगा डालते हैं और उस जो दाना निकलता है उसको अलग डालते हैं हम। उसके बाद हमारे में सुप्पा कहते हैं हम उसको उसके सारे से ऐसे निकालते हैं, पूंछते हैं, ऐसे फाड़ देते हैं और उसके वो दाना अलग हो गया, जो निकल गया वो छिकल, वो बाहर भूसा बाहर गया, वो छिकल एक तरफ रख दिया। उस जो आपने देखा होगा, हम महिलाओं, मेरी समूह की महिलाओं ने आपको दिखाया होगा कि डंडे के सारे धान कूटना, तो हम तब वहां ले जाते हैं उसको वहां कूटते हैं और उसका वो जो दाना है उसमें मिला देते हैं उसको। और उसके बाद उस दाने को सुखाने के बाद सर चक्की में ले जा करके उसके जैसे गेहूं का आटा बनता है वैसे ऐसा उसका आटा ही बनता है। जैसे राजमा है सर, सबसे पहले तो हम हल लगाते हैं, एक हल लगाया हम, लेकिन हम नहीं लगाते जी, बैलों से हल लगा दिया। मेरे हस्बैंड वो जैसे जेठ जी हो गए हमारे, वो हल लगाते हैं, एक हल लगा दिया, फिर 5-6 दिन तक फिर रहने दे देते हैं वो हल लगाते हैं। उसमें जो कंपोस्ट पिट का जो गोबर होता है उसको डालते हैं हम 10-12 कंडी, फिर उसमें हल लगाते हैं वो लोग। उसके बाद 2-3 रुक जाते हैं, उसके बाद फिर 3 हल लगाते हैं हम अपने उस खेत में, जिस खेत में हम राजमा बोते हैं। जैसे आलू की भी खेती वही है राजमा जैसी, और जिसमें राजमा बोते हैं वो खेत भी ऐसी है। 3 बार उसमें हल लगाना है। उसके बाद उसकी कोदाल के सारे ऐसे मेंढी बनाना है उनमें, और वो बीज इतने पर ये बीज बो देना है, एक ऐसे जैसे हम हाथ का निशान लगाकर एक यहाँ पर एक यहाँ पर एक यहाँ पर 1-1 इंच की दूरी पर हम उसको बोते हैं 8-8 इंच ऐसे करके। राजमा के साथ आलू की खेती हो सकती है। जैसे चौसा होता है, भट्ट होते हैं हमारे यहाँ पर, तो जैसे हम लोगों ने आलू लगा लिया तो उसके भट्ट के ऊपर हम वो भी लगा सकते हैं, उस आलू के ऊपर हम भट्ट भी बो सकते हैं, बहुत लाभदायक है। सोयाबीन कहते हैं जिसे, सोयाबीन, हरा वाला सोयाबीन बहुत अच्छा होता है आलू के ऊपर।
जी जो आपने मुझसे क्वेश्चन किया कि जो राजमा बोते हैं कितने दिन बाद वो अंकुर लेती है, वो तो 6 दिन बाद अंकुर लेती है। अच्छा अच्छी राजमा होगी तो 5 दिन में, नहीं तो 6 दिन में वो अंकुर ले जाएगी। और 1 हफ्ते में उसको ऐसे सहारे डंडा का सहारा ऐसा दे करके तो वो चढ़ जाती है ऊपर। जी बेल चढ़ जाती है, 15 दिन तक पूरी ऊपर बेल चढ़ जाएगी। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। मेरी पहले मैं खुद जुड़ी, उसके बाद मैंने दूसरी महिलाएं जुड़ाई, उसके बाद तीसरी, उसके बाद मेरे पास पूरी 40 महिलाओं का रिजल्ट है। मेरे पास महिलाओं का रिजल्ट है संजय सचान द्वारा। जी नहीं सर, तो मुझे भी ट्रेनिंग देती है और मेरे समूह की महिलाओं को भी ट्रेनिंग देते हैं सर। जी अमित तो सर जी ने हमें बहुत अच्छे ढंग से बताया सर। तो सर जी का तो क्या बताएं, हम कितनी बार धन्यवाद दे सर जी को। तो सर जी ने हमें एक ड्रम दिया है निःशुल्क दाम पे, एक ड्रम दिया है। उसमें कहा हमें कि 10 लीटर गोबर, 10 किलो गोबर, 10 लीटर गौमूत्र, 10 लीटर पानी और उसमें 2 मुट्ठी जो बांज है होता है ना हमारे वहाँ पे सर, बांज की 2 मुट्ठी लोबिया दाल और उसमें आधा किलो गुड़, आधा किलो बेसन, वो सब मिला करके एक ड्रम में डाल दिया और बहुत ही अच्छा रिजल्ट निकला सर उसका। नहीं कीड़े की बीमारी नहीं, जैसे जो भी चीज में डालो बहुत ही अच्छा रिजल्ट निकला। इसलिए अच्छी दवाई कुछ और है ही नहीं जो हमें संजय संचान ने बताया सर। मैं महिलाओं को ऐसे संदेश देना चाहती हूँ कि इस खेती बाड़ी में और आगे बढ़े और अपनी आमदनी करे। हमें निःशुल्क कृषि विज्ञान के आधार से हमें निःशुल्क पर हमें बीज आ रहा है, निःशुल्क मोटा बीज आ रहा है अनाज का, तो आप हम क्यों ना करें, जिससे खेती में मुनाफा होगा। जी पैसा तो कमा रही है हम महिलाएं भी, जैसे आलू भी लगा है, कम से कम 10-12 हजार का आलू तो निकल ही जाता है महिलाओं का। जी तो वैसे ही जैसे राजमा है तो अच्छे राजमा हो गई तो वैसे 10 नहीं तो 6 हजार तक महिलाएं निकाल देती हैं। बहुत मेहनत करते हैं, जैसे मूली बेचती है, राई, मटर बहुत अच्छा मिलता है केवी से, तो बहुत अच्छा मटर होता है। यहाँ पर मूली भी बहुत अच्छी होती है, साग सब्जी बहुत अच्छा होता है अगर मेहनत करके अच्छा बीज प्रयाप्त हो। यहाँ तो बीज ही नहीं मिलता, वो तो केवी के सर से के माध्यम से हमें बीज आता है। हमें हल लगाने की जो हल लगाता आपने देखा होगा वो भी नहीं मिलता यहाँ पर। जो मैं कह रहा हूँ डिमांड देकर भी नहीं होता, पैसे देकर भी नहीं मिलता। हम किसान बहनों को बहुत प्रॉब्लम, बड़ी मुश्किल करके मिलता है, नहीं मिलता है मेरे गाँव में। जी बहुत खुशी है और आगे भी करती हूँ कि पहले मेरा गाँव एक मुट्ठी में हो जाए, आसपास के गांव हो जाए, पूरा रुद्रप्रयाग का गांव हमारा एक हो जाए, जिसे हम बिना केमिकल की सब्जी खाएं। मैं तो उन किसान भाइयों को और उन किसान बहनों को यही कहना चाहती हूँ कि बिना केमिकल की सब्जी खाएं, केमिकल की सब्जी बिल्कुल ना प्रयोग करें, क्योंकि बहुत बीमारियां हैं, बहुत बीमारियां हैं। खुद अपने आप हम तो महिलाएं कर सकती है ना, थोड़ा थोड़ा अपने लिए सार बागवानी कर सकते हैं। जब हमारा एल ग्रुप है खिमाड़ ब्लॉक में, हमारे डीएम सर जी हैं मनोज कोठारी जी, तो बहुत अच्छे रिजल्ट दे रहे हैं हमें। समूह में ग्रुप में एल ग्रुप में डाल रहे हैं कि महिलाएं इस तरह से करें, केमिकल की सब्जी न खाएं, अपने लिए साग सब्जी खुद उत्पादन करें। तो बहुत अच्छा लगता है सर जी का मैसेज सुन के, तो बहुत बहुत धन्यवाद सर जी, आपको भी। कमा लेते हैं सर हम 1-1.5 लाख तक, जैसे दूध हो गया, दूध हो गया, आलू हो गया, साग सब्जी हो गई, जैसे राजमा हो गया, बहुत जैसे लहसुन हो गया, बहुत कुछ है हमारे यहाँ। तो 1,20,30 हजार तक कमा ही लेती हैं हम एक साल में। एक मेला हो जाता है, एक मेला का घर में बैठे ही अपने परिवार में बैठे ही अपने बच्चों की देखभाल करके ही, गाय भैंस सब कुछ है, हमारी भी छोटे बच्चे भी है और पूरी खेती बाड़ी भी कर रखी है। पहाड़ की महिलाओं को मैं यही संदेश देना चाहती हूँ कि वो अपनी खेती बंजर न रखें और खुद अपनी खेती का खुद निर्भर है, खुद करें। इसे सुखा देंगे इसको और इसके बाद 2-3-4 दिन में ये अच्छी तरह से सूख जाता है। हर डंडे के सहारे इसको कूटते हैं। कूटने के बाद पंखे वाले डंडे के सहारे कूटते हैं ना, चौक में कूटते हैं, ऐसे ही चौक में लिपाई करते हैं पहले गोबर से, उसके बाद कूटते हैं तो उसका बीज निकलता है। इसका ये बीज दाने बीज से दाने निकलते हैं इसके। अच्छी तरह से सुखाते हैं, इसके बाद इसे चक्की में लेकर पिसाते हैं, इसका आटा बनाते हैं। जैसे मंडवे का आटा बनता है, जैसे गेहूं का आटा बनता है वैसे मंडवे का भी आटा बनता है। और ये मेरा खेत है, इसमें मंडा बो रखा था तो मंडा निकाल दिया, लेकिन ये छोटे छोटे कलियां छूट रखी हैं, इसको निकाल रही हूँ मैं।
हमें तो ये मंडल सर जी संतान साहब ने दिया है और अच्छी तरह से तकनीक भी बताई है, इस तरह से बोना है, इस तरह से निकालना है इसको। वैसे तो हम वैसे ही बोते थे, लेकिन जब उन्होंने बताया हमें दवाई के बारे में, कृषि के बारे में, अनेक प्रकार की जानकारी के बारे में सर जी ने हमें बताया है। और सर जी का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने हमारे गांव में आके खुद हमें बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी है, ऐसे सिखाया है। सर जी लोगों ने हमें जैसे छोटे बच्चों को नहीं पढ़ाते वैसे सिखाया है हमें। ऐसा हम खेती करते थे लेकिन उतना ध्यान नहीं देते थे। जब से संतान सर हमारे गांव में आए हैं, हमें ट्रेनिंग देते हैं समूह के माध्यम से। पहले तो मेरे समूह में हम सिर्फ 10 महिलाएं थी, उसके बाद हम 15 महिलाएं हुई, उसके बाद हम 20, उसके बाद 25, उसके बाद 30, उसके बाद 35 से सीधी 40 महिलाएं मेरे समूह में जुड़ गई हैं, जो कि हमें कृषि विज्ञान के निर्देश से जो मोटा अनाज पर आता है हर फसल पर, तो वो मोटा अनाज सर जी एक्स्ट्रा देते हैं 5 किलो की। कोई गांव की महिला किसी और किसान को चाहिए तो आप दे देना। जैसे मेरे समूह को पूरा हो जाता है 20 रुपए, दूसरी महिला को कहती है कि अगर आपको चाहिए तो ले जाओ। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर जी का। और सबसे पहले हमारे समूह में नाम तो पंच केदार के नाम से समूह बना है हमारा नव जागृत संघर्ष मंडल केदार घाटी, और उसमें हमारे आशीष भैया हैं, वो भी उस समूह में काम करते थे। तो उन्होंने सबसे पहले हमें बताया कि बिना दीदी इस समूह में काम करो, कौन सा लाभ मिलता है देखो आप। लेकिन हम इतना ध्यान तो नहीं देते थे समूह में। जब से हमें अच्छी बीज की जानकारी मिली, आशीष पवार उन्ना का है वो भैया, वो भी ऐसे ही एनजीओ में काम कर रहा था, उन्हीं ने हमसे ऐसी बातें कराई। तो सबसे पहले आशीष भैया के हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आशीष भैया ने है पंच केदार के नाम से समूह बनाया। तो घर ले जाते हैं कंडी में, जो कंडी है ना जिसमें गोबर डाला थे, उस कंडी में हम इनको निकाल के घर ले जाते हैं। उसके बाद एक ही तरह का इकट्ठा करते हैं, जैसे 5-10 कंडियां हो गया, 8-9 कंडियां, जितना भी जिसका मंडवा है, उसमें करीब 1 हफ्ते तक हम पानी डालते हैं बाल्टियों से। पानी डाल के उसके बाद कोई पैसे मानते हैं, कोई डंडे से कूटते हैं, उनका बीज निकालते हैं। तो वैसे कोई हवा के सहारे ऐसे पंखे से भी कर रहे हैं, कोई ऐसे हवा से भी उड़ाते हैं उनका धूल, तो उनके दाने निकालते हैं। उसके बाद उसको घाम पर डालते हैं, कम से कम 15 दिन उनको सुखाते हैं, दाने को, मंडवे के दाने को सुखाते हैं। उसके बाद उसको अपने अंदर रखते हैं, अपने अंदर ही रखते हैं कमरे में, जैसे बनाए पहले के जमाने में बनाते हैं, कोठार जैसे कहते हैं। अब तो नहीं रहे लेकिन हमारे हैं घर में अभी, तो वहां हम इस करीब ये 2, 3, 4, 5 साल आराम से चल जाता है। ये मंडवा है और हम इसकी कुटाई कर ऐसे करते हैं ना मंडवा, इसकी ऐसे कुटाई कर है। उसके बाद उसका बीज निकालता है, जैसे आपको दिखाया है हमने, ऐसे कुटाई करते इसकी हम। श्रीमती चंपा देवी जामू गांव के रहने वाले हैं। सब चीज की खेती करके, राई, मूली, मकाई, कद्दू और जितने भी खेती होती है, लहसुन, प्याज, खीरा, सबकी खेती करते हैं। हम इस समूह में जुड़ रखे हैं। इस समूह के माध्यम से हमें बहुत अच्छी शिक्षा मिल रही है। धीरे धीरे आगे भी अच्छी शिक्षा मिलेगी, जिससे हम लोग आगे बढ़ेंगे। हम लोगों को आगे हमारी महिला ये बीना राणा है हमें समूह में, वो हमें अच्छी शिक्षा देती है। इसमें हमें पंच केदार समूह में बहुत अच्छी शिक्षा मिल रही है। हमारे समूह को आगे बढ़ाते रहना। हम महिलाएं सब जो भी काम बोलेंगे, हम सब कामों में तैयार हैं। और निकाल ये राजमा तैयार, ये राजमा तैयार है। अब ये सुखाना पड़ेगा ना।
मेरा नाम श्रीमती गीता देवी और ये मनवा है कि हमारे खेतों से तैयार होता है। इसको हम जून के महीने में बोते हैं, फिर आजकल ये सितंबर अक्टूबर में इसकी लवाई कटाई करते हैं, फिर इसकी मनाई भी करते हैं, कोई ऐसे कोट लेते हैं। निकल जाता है कभी जैसे होता है वैसे, कभी कांटे निकल जाते हैं कभी। फिर इसको साफ करके इसको चक्की में पिसवाते हैं हम। हाँ, सुखा के इसको चक्की में पीस के फिर रोटी बनती है इसकी। कोरोना के टाइम पे सबसे ज्यादा हम लोगों ने यही खाया। अच्छा। हाँ, बोला इस सेवा कोरोना नहीं हो रहा बस। सभी किसान भाई बहनों को मेरा प्रणाम। मेरा नाम श्रीमती मीना देवी, मैं ग्राम सभा जामू से और जिला रुद्रप्रयाग से। हम खेती करते हैं, सब चीज की खेती करते हैं हम। और ये राई, राजमा, आलू लगाते हैं। अब पिछले साल हमको डॉक्टर सर जी ने हमको जायदाद से डॉक्टर सर जी ने हमको मटर का बीज दिया था। बहुत अच्छा बीज था वो, हमने बोया था, पूरा बीज उग गया था, अच्छा बीज था। हमने 50-60 किलो बेचे थे वो मटर, पहली बार बेचा हमने। पहले तो मैं अपने बारे में एक संक्षेप में बताना चाहूंगा। मैं डॉक्टर संजय सचान हूँ, प्रभारी अधिकारी हूँ कृषि विज्ञान केंद्र जागदा रुद्रप्रयाग में, जो गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय परनगर के अंडर में आता है। और जैसे कृषि विज्ञान केंद्र के मैंडेट होते हैं उसी हिसाब से हम यहाँ पे कार्य करते हैं। लेकिन और जो हमारे कृषि विज्ञान केंद्र हैं उनसे हमारा कार्य थोड़ा भिन्न है, क्योंकि ये नॉर्थ इंडिया का पहला जैविक जिला है। बाकी और जिले जो आप देखते हैं सब में अजैविक खेती हो रही है या कन्वेंशनल खेती हो रही है, हमारा जो है ये जैविक जिला है। 2015 में जैविक घोषित हुआ था और यहाँ पे यूरिया, डीएपी या कोई भी पेस्टिसाइड या कोई भी केमिकल, इसकी सेल, इसकी परचेज सारी की सारी बैंड है। तो ये एक संक्षेप में रुद्रप्रयाग मेरा अपना परिचय हो गया। थोड़ा सा जनपद रुद्रप्रयाग के बारे में बताना चाहूंगा। जनपद रुद्रप्रयाग एक उत्तराखंड का सबसे छोटा जनपद है। छोटा जनपद होने की जगह इसकी फायदे भी हैं और इसके कुछ नुकसान तो मैं नहीं कहूंगा। फायदे के हिसाब से अगर मैं कहूं तो हमारा जो जनपद है वो केदारनाथ मंदिर के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। केदारनाथ मंदिर जनपद रुद्रप्रयाग में ही स्थित है। और इस साल की मैं अगर आज की बात करूं तो तकरीबन 18 लाख से ज्यादा पर्यटक यहाँ पे भ्रमण कर चुके हैं और केदारनाथ जी के दर्शन कर चुके हैं। केदारनाथ जी से एक हमारे जनपद को फायदा ये होता है कि टूरिस्ट आता है, रुकता है, तो यहाँ पे जो आजीविका है वो तकरीबन सारी हमारी केदारनाथ मंदिर के इर्द गिर्द ही रहती है। बहुत अच्छा आपने प्रश्न पूछा, क्योंकि 2015 में हम जैविक हुए थे और पिछले साल से एक प्राकृतिक खेती का भारत सरकार द्वारा एक प्रोजेक्ट आया है, जिसमें हमने काफी किसानों को अपने यहाँ से ट्रेन किया है। अपने कृषि विज्ञान केंद्र में भी ट्रेन किया है और उसको फार्मर्स फील्ड पे भी जाके ट्रेन किया है। तो हमारे कुछ अच्छे काश्तकार हैं जिनको प्राकृतिक खेती में बड़े अच्छे रिजल्ट मिले हैं। जैसे एक बीना देवी हैं, उनको बड़े अच्छे रिजल्ट मिले हैं। कपिल शर्मा हैं, उनको बड़े अच्छे रिजल्ट मिले हैं। एक अनीता देवी है सिसौ की, उनको बड़े अच्छे रिजल्ट मिले हैं। इनके एक्चुअली हमने डेमोन्स्ट्रेशन लगाया था और डेमोन्स्ट्रेशन में हमने सारी तकनीक इनको हस्तांतरित करी है और ये काफी कुछ अच्छा कर भी रहे हैं। खासतौर से आपने जैसे बीना देवी का नाम लिया है, तो बीना देवी ने अपनी इस प्राकृतिक खेती की जो हम चीजें बनाते हैं, जीवामृत हो गया, बीजामृत हो गया, इसमें आलू और राजमा की फसल में प्रयोग किया। तो उनका यही मानना था कि आलू के साइज में बड़ा अच्छा उनको बढ़ोतरी मिली और दूसरा आलू में उनको बीमारी नहीं आई और ये उन्होंने खुद ही हमें बताया है। सही
आकलन हमने भी जब किया तो हमें भी ये मिला कि 50% से 80% बीमारी में कमी आई है जब किसानों ने प्राकृतिक खेती को अपनाया है। यहाँ पे बात एकदम सही कही है, क्योंकि जब अच्छा उत्पादन होगा तभी किसान को पैसा मिलेगा। 2015 में जब हम जैविक हुए थे तो ये सवाल भी लाजमी था, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में जो खेती होती है हमारी, वो तकरीबन बाय डिफॉल्ट ऑर्गेनिक है। बाय डिफॉल्ट ऑर्गेनिक का मतलब है कि गोबर की खाद डालते हैं, यूरिया डीएपी का इस्तेमाल नहीं करते हैं, कीड़े मारने की दवाइयों का तो इस्तेमाल बहुत ही कम करा जाता है, खास तौर से मिलेट्स वाली फसलों में। हाँ, जिन खेतों में हमारा सब्जी उत्पादन हो रहा है वहां पे क्योंकि इंटेंसिव एग्रीकल्चर है, उसमें फिर इसका इस्तेमाल ये लोग करते हैं। आपने कहा उत्पादन पे के लिए तो मैं कहूंगा कि हमारा जो उत्पादन है, जैसे और पर्वतीय क्षेत्र हैं, किसी चीज में अच्छा है किसी चीज में नहीं है। जैसे हमारे मंडवे झंगोरे में हमारा उत्पादन तकरीबन उत्तराखंड के एवरेज के हिसाब से है, तो उसमें घटोतरी नहीं हुई है। हाँ, लेकिन जैसे हमारी धान है, लाल धान यहाँ का बड़ा फेमस है, उसमें हमें अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। दूसरा हमारा, अगर मैं गेहूं की बात करूं तो गेहूं एक ऐसी फसल है जिसको काफी मात्रा में पोषक तत्वों की जरूरत होती है, तो उन पोषक तत्वों पे भी जैविक से हमें उतनी अपेक्षाकृत, अपने फ्रंटलाइन डिमॉन्स्ट्रेशन में तो हमें रिजल्ट्स अच्छे मिले हैं, लेकिन अगर हम किसानों के खेत की बात करें तो हमें उतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिले। हाँ, प्राकृतिक खेती की अगर हम बात करें तो हमने पिछले साल जामू में एक डिमॉन्स्ट्रेशन लगाया था प्राकृतिक खेती पे। VL 953 हमने वैरायटी ली थी, उसमें प्राकृतिक खेती से ही हमने किसानों के यहाँ खेती करवाई, तो किसानों को VL 953 में तकरीबन 25 कुंटल प्रति हेक्टेयर से 32 कुंटल प्रति हेक्टेयर तक पैदावार मिली है। और मैं पहाड़ के अगर परिप्रेक्ष्य में ये बात करूं तो पहाड़ के परिप्रेक्ष्य में ये बड़ा अच्छा औसत उत्पादन है। एक तो हमें दाना मिलता है, गेहूं की अगर मैं बात करूं, एक तो दाना मिला, दूसरा हमें उससे भूसा भी मिला। और यहाँ पे पर्वतीय परिप्रेक्ष्य में चारे की बहुत ज्यादा कमी है, तो अगर इस तरह से उत्पादन होता रहे हमारा जैविक में और खास तौर से प्राकृतिक खेती में, तो किसानों के लिए बड़ा मददगार साबित होने वाला है। बड़ा अच्छा प्रश्न है और ये बड़ा विवाद का भी प्रश्न है, ये प्राकृतिक खेती या जैविक खेती। प्राकृतिक खेती का मूल मंत्र यह है कि आपको बाजार से कुछ नहीं लाना है। सबसे सिंपल सी चीज है कि आपको बाजार से कुछ नहीं लाना है, जो चीज आपके यहाँ पे है उसी चीज का आपको इस्तेमाल करना है। जैसे आपको अगर जीवामृत बनाना है तो जीवामृत के लिए आपको अपना घर का एक कोई बर्तन चाहिए प्लास्टिक का, आपको गाय का गौर चाहिए, आपको बेसन चाहिए, आपको गुड़ चाहिए, अपने खेत की एक थोड़ी सी मिट्टी चाहिए, और ये सारी चीजें आपको अपने घर पे ही मिल जाती हैं। अब मैं अगर जैविक खेती की बात करूं तो मैं इसी फसल की आने वाली, गेहूं की आने वाली फसल की बात करूं तो हम जैविक खेती में क्या कहते हैं कि एजोथोबैक्टर या एजोस्पाइरिलम आप लेंगे, उसमें सीड ट्रीटमेंट के लिए, फिर पीएचडी को भी लेंगे, फिर पोटाश सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया भी लेंगे, उससे आप बीज का शोधन करेंगे, गोबर भी आप डालेंगे, गोबर के बजाय आप वर्मी कंपोस्ट डालेंगे। तो इन सारी चीजों में आपको एक खर्चा करना होता है, ये चीज आप अपने यहाँ पे नहीं कर सकते हैं। प्राकृतिक खेती में ये सारी चीजें जो आपको फार्म में मिल रही है उन्हीं का आपको इस्तेमाल करना है, और उन्हीं के इस्तेमाल से आपको अपने बहुत सारी चीजें हैं। जैसे अब जैविक खेती में हम कहते हैं कि आपको कीड़े भगाने के लिए नीम ऑयल का इस्तेमाल करना है, या और बहुत सारी चीजें आते हैं, बुवेरिया बैसियाना आता है, मेटारिजियम आता है, बहुत सारे जैविक अवयव हैं, लेकिन वो आप अपने घर पे नहीं कर सकते हैं। आपको अगर जैविक खेती में करना है तो आपको बाजार से लाना पड़ेगा, और जब आप बाजार से लाएंगे तो उसमें कुछ खर्चा होगा। प्राकृतिक खेती में जैसे अगर मैं आपको एक सिंपल सी चीज बताऊं कि कहीं कीड़ा है या कहीं बीमारी है, तो एक हमारा नीमास्त्र आता है, सूंठास्त्र आता है, आप गाय का गौत लीजिए, उसी मात्रा में आप उसमें खट्टा छाछ मिलाइए। गौत आपका एक बड़ा अच्छा पोषक तत्व प्रोवाइड करता है, दूसरा कीड़े को भगाता है आपके यहाँ से। जब आप उसमें खट्टा छाछ डालते हैं तो उसमें एंटी फंगल प्रॉपर्टी है, तो जो फफूंदी जनित जो आपकी बीमारियां होती हैं, वायरस जनित जो बीमारियां, बैक्टीरिया जनित बीमारियां हैं, इसी तरह से एकीकृत करके हम उसको इस तरह से हम बना देते हैं। बहुत सारी चीजें हैं जो हम अपनी खेती में इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे हमारी खेती खर्चा कम आएगा,
शुद्ध पैदा होगी और जो चीज हमें अपने खेत से मिल रही है वो मिल जाएगी। अच्छा, एकड़ के लिए आपने जैसे 1 एकड़ का कहा या 1 हेक्टेयर का कहा, तो ऐसा खर्चा अगर आप कहें कि 2,000 रुपए आ रहा है, 4,000 रुपए आ रहा है, ऐसा हमने अभी इस तरह से कैलकुलेट नहीं किया है, क्योंकि हमारा एक ही फसल गई है जिसमें हमने ये काम अपना किया है। लेकिन एक मैं अगर बताऊं कि अगर आप जैसे गौत है, गौत की आप क्या कीमत निकालेंगे? गुड़ हमारा 50 रुपए किलो है, ठीक है। उसके बाद आपको खेत की एक मुट्ठी मिट्टी लेनी है, ठीक है। आपको थोड़ी सी दाल लेनी है, दाल भी उसकी है। दाल किसान जब ये इस तरह से खेती करता है ना, तो एक तरीके से उसको जब सब चीज अपने खेत से मिलती है तो उसकी गणना करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। गणना आप किस हिसाब से करेंगे? आप बाजार मूल्य के हिसाब से करेंगे। जैसे उड़द की दाल है आपकी, अगर आप जीवामृत बनाते हैं, उड़द की दाल का आप इस्तेमाल करते हैं, तो उड़द की दाल आपको 150 से 200 रुपए किलो मिलेगी। वो उसका बचत है, उसके घर की सारी बचत है। हम खर्चा कम करने के बजाय हम उससे कह रहे हैं कि जो आप जैविक कर रहे हैं या यूरिया डीएपी वाला कर रहे हैं, आपकी खेती में एक बचत होने की संभावना रहती है। जैसे मैं जनपद रुद्रप्रयाग के बारे में बात करूं तो 1 हेक्टेयर में तकरीबन 20 से 25 हजार रुपए प्रति हेक्टेयर का एक मोटा खर्चा आता है, अगर आप इस तरह से एक कन्वेंशनल जो खेती करते हैं, परंपरागत जो खेती करते हैं। और अगर आप इसमें बहुत ज्यादा खर्चे की अगर बात करते हैं तो आपका 5,000 रुपए से लेके 8,000 रुपए तक का ही खर्चा आता है। और किसान उसको भी शून्य मानने को तैयार है, क्योंकि वो ये कहता है कि हम बाजार से तो कुछ लाए नहीं, हमारे घर में जो था हमने उसी से सारी खाद बनाई, हमने उसी से सारी दवाई बनाई, हमने उसी से कीड़े को भगाया, हमने उसी से बीमारी को भगाया। और जो असली चीज वो बताता है, जो हम जिसकी हम गणना नहीं कर रहे हैं और न कर पाते, कि वो चीज इतनी शुद्ध पैदा हो रही है, ना उसमें केमिकल के ट्रेसेस हैं, ना उसको आजकल जब हम अनप्रेसिडेंट यूज करते हैं किसी केमिकल का, तो कहीं कैंसर, कहीं कोई और बीमारियां, किडनी फेलियर की बीमारियों की रिपोर्टिंग जैसे पंजाब वगैरह से आ रही है। तो हमारा तो इतना शुद्ध हो रहा है कि आप उसकी बाजार मूल्य की तो कल्पना ही नहीं कर सकते। आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। ये हमारे सब जनपद रुद्रप्रयाग के लिए ही नहीं है, ये हर जगह के लिए, पूरे पहाड़ी क्षेत्रों में है। सबसे बड़ी समस्या हमारे यहाँ पहाड़ में आती है कि हमारे जोत छोटी है। किसान के अगर आप जाएंगे तो किसी से पूछेंगे तो वो कहेगा मेरे पास 8 नाली जमीन है। एक नाली का मतलब 200 वर्ग मीटर होता है, कि कोई कहेगा 12 नाली है, कोई कहेगा 18 नाली। और ज्यादातर आप जाएंगे 85% जमीन जो है वो सिंचित नहीं है, असिंचित है। तो बीना देवी की आपने स्पेसिफिक बात करी, तो हम उनके यहाँ 3 साल से काम कर रहे हैं। 3 साल में हमने उनकी प्रोडक्टिविटी तकरीबन दुगनी कर दी है। अच्छे बीज, अच्छी जानकारी। अच्छे बीज का मतलब ये कि जैसे नई जो वैरायटीज हैं जो उनके यहाँ के लिए सूटेबल है, उनका इंट्रोडक्शन हमने करा है। धान में भी करा है और गेहूं में भी करा है, दालों में भी करा है, सब्जियों में भी करा है, तो वो जागरूक हुए हैं। और बाकी जो और तकनीकी है नई, जो अभी हम बात कर चुके हैं प्राकृतिक खेती में, उसके बारे में भी हमने काफी विस्तार से चर्चा कर ली। आपने कहीं कम प्रोडक्टिविटी की, अब जैसे 8 नाली जमीन है या 12 नाली जमीन है, तो प्रोडक्शन उनका कम हो रहा है, पूरा प्रोडक्शन कम हो रहा है। उसके लिए हमने क्या किया है, उनको हमने NRLM के उससे जोड़ा है और हमने और जो सरकारी संस्थाएं हैं उनसे जोड़ा है। इस बार उत्तराखंड सरकार ने एक अच्छी चीज करी है कि 38 रुपए के पैसे के हिसाब से वो मंडुआ उनसे खरीद रहे हैं, तो एक अच्छी जगह शुरुआत है। दूसरा, हमने फाटा बाजार में, उनके गांव से एक फाटा पड़ता है जहां पे हेलीपैड है। अब देखिए फिर से वो चीज बात आ जाती है कि कैसे बाजार को जोड़े, कैसे किसान को थोड़ा सा जागरूक करें। अब फाटा है, वहां पे हेलीपैड है और उस हेलीपैड में एक दिन में तकरीबन बड़े आराम से 30 से 40 हजार लोग आते हैं। तो हमने उनको जो करा है, जैसे पहले वो सब्जियां करते थे अपने कंजम्पशन के लिए, जब सब्जी का उत्पादन हुआ वो खुद ही बाजार ले जाने लगे, खुद ही अपने उसकी बिक्री करने लगे। तो इस तरीके से धीरे धीरे से उन्होंने उसको बढ़ाया है। दूसरा, उन्होंने एक वैल्यू एडिशन का काम बहुत अच्छा किया है, जैसे स्क्वैश बनाने का। हमने उन्हें माल्टा के स्क्वैश बनाने की ट्रेनिंग दी है और उसके बाद हमने उनको पैकेजिंग अच्छी करने की ट्रेनिंग दी। दूसरी हमने एक बड़ी अच्छी ट्रेनिंग दी उनको मशरूम उत्पादन की ट्रेनिंग,
तो जिससे किसान को वर्ष भर स्वरोजगार मिल सकता है। और हमारे यहाँ एक समस्या पहाड़ में ये है कि खेती एक जगह नहीं है, और खेती बिखरी होने की वजह से किसान एक जगह अपनी पूरी लागत नहीं लगा पाता है, पूरी मेहनत नहीं कर पाता है। तो थोड़ी समस्याएं हैं उस पे, और जो कृषि विज्ञान केंद्र के स्तर की नहीं है। राज्य सरकार, क्योंकि चकबंदी अगर हो जाएगी, जमीन एक जगह हो जाएगी, तो एक ही तरीके का किसान आएगा, उसमें बड़े अच्छे तरीके से ध्यान भी देगा। बाकी कृषि विज्ञान केंद्र ने इनको और एनजीओ से भी टाई अप करवाया है, इनको खुद ही बाजार मुहैया कराया है। जैसे इस बार हमने उनको मीठे भुट्टे की वो एक प्रजाति दी जो बड़ा अच्छा उनका बिकता है। जैसे आप कुमाऊं साइड में जाएंगे, यहाँ कहीं यहाँ रास्ते में भी देखेंगे तो एक भुट्टा आपका 10 रुपए का बिकता है, वही अगर आप भून के बेचेंगे तो वही 40 रुपए का बिकता है। तो यही चीजें धीरे धीरे उनके में आ रही है, और उनके जितने भी उनके गांव के जितने भी समूह हैं इस तरह से मिलके काम कर रहे हैं। मिलके काम करने से ये फायदा होता है कि आपका अगर 20 कुंटल दाल पैदा हुई, दाल वहां की बड़ी फेमस है, तो आपकी 20 किलो दाल हुई, तो 20 किलो दाल तो कोई लेने व्यापारी आएगा नहीं। अगर 2 कुंटल दाल होती है तो समूह बना के हमने पहले उन्हें समूह के लिए प्रेरित किया। समूह में 24 लोग हैं, तो उनका जो भी चीज हो रहा है वो इकट्ठी मार्केटिंग करते हैं, बल्क में मार्केटिंग करते हैं, जिससे उनको बाजार भाव बड़ा अच्छा मिलता है। मैं अभी उनसे बात कर रहा था, तो उन्होंने अपने घर से ही करीब 150 से 250 रुपए किलो राजमा सेल किया है। तो इसी तरीके से उनकी आमदनी धीरे धीरे बढ़ रही है।